भारत में कई बार सरकारी घोटाला हुआ है, पर कुछ ऐसे घोटाले हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत रखते हैं। तो उन एक दो घोटालों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला सबसे बड़ा घोटाला है कोयला आवंटन घोटाला, जो 1.86 लाख करोड़ रुपए का है। ये अमाउंट आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट होगा। वर्ष 2004 और वर्ष 2009 के बीच जो है यूपी गवर्नमेंट में यूपीए की सरकार थी, इस बीच 194 कोयला ब्लॉक्स आवंटन किए गए थे जो पूरी तरीके से अवैध था। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैम है जो पब्लिकली साल 2012 में सामने आया। दूसरा स्कैम है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जो 1.76 लाख करोड़ रुपए का है, जो करंट टाइम में इसकी वैल्यू की बात करें तो कुवैत और हंगरी के जीडीपी के बराबर है। साल 2008 में सरकार जांच के दायरे में आती है और सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि 2G स्पेक्ट्रम सदस्य बनने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्रीक्वेंसी अलॉक्शन लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ने मोबाइल टेलीफोन कंपनियों से बहुत ही कम शुल्क लिया था। CAG यानी कैज ने गवर्नमेंट पे यह आरोप लगाया कि मोबाइल टेलीफोन कंपनियों से जो शुल्क लेना था वो ना लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी कम शुल्क लिए, जो 1.76 लाख करोड़ रुपए का है। हेलो फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है और इस महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में नागा साधु वहां पहुंचेंगे। तो ये नागा साधु आते कहाँ से और संगम के बाद ये चले कहाँ जाते हैं, नागा साधु बनते कैसे हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नागा का संस्कृत में अर्थ होता है पहाड़, और नागा को सन्यासी योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में नागा साधु के बारे में कुछ ही लोगों को विस्तृत जानकारियां प्राप्त हैं। नागा साधु बनते कैसे हैं? नागा साधु बनने से पहले आपको सबसे पहले अपना पिंडदान और अंतिम संस्कार करना होता है और संसारिक मोह माया से छुटकारा और परिवार से भी छुटकारा पाना होता है। पूरे भारत में मात्र 13 ही अखाड़े हैं जो नागा साधु बनने में मदद करते हैं। नागा साधु बनने के लिए आपकी उम्र जो है 18 से 20 साल होनी चाहिए। नागा साधु जो है हमेशा निर्वस्त्र देखे जाते हैं और हमेशा अपने शरीर पर भस्म लगा कर रखते हैं। निर्वस्त्र रहने का इनके पीछे का कारण ये बताते हैं कि हम इस संसार में बगैर कपड़े के आए थे और बगैर कपड़े के ही हम जाएंगे। ये अपने शरीर पर भस्म इसलिए लगाते ताकि ये मृत्यु को ये जता सके कि हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, हमें मृत्यु से भय नहीं लगता। नागा साधु जो है दिन में खाते क्या है, तो आपको बताएं इनका खाने का स्रोत जो है मुख्य लोगों से भिक्षा मांग के खाना होता है। ये प्रत्येक दिन जो है 8 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। अगर 8 घरों से भिक्षा नहीं मिलता तो उस दिन इनको भूखे पेट रहना होता है। हेलो फ्रेंड्स, भारत में क्यों बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम्स की संख्या? भारत की संस्कृति काफ़ी पुरानी है और हमें उस संस्कृति में ये सिखाया गया है और ये बताया गया है कि हमारे माता पिता अगर बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने वयस्क बच्चों के साथ अपना बचा हुआ जीवन यापन करते हैं। और ये भी कहा गया है कि माता पिता भगवान के बराबर होते हैं। तेजी से बदलती दुनिया, मॉडर्न होती दुनिया और डिजिटलाइजेशन की वजह से भारत में डिजिटलाइजेशन होने की संख्या के साथ साथ भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आपको बताएं, साल 1911 में केरल के त्रिशूल में पहला वृद्धाश्रम खोला गया था, लेकिन वर्तमान समय में 728 ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रमों की संख्या केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में है। इन वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या ये साफ इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे बच्चे वयस्क हो रहे हैं वो अपनी माता पिता की जिम्मेदारियों से बचने के लिए उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हर माँ बाप के सीने में ये दर्द बैठा रहेगा कि कहीं हमारा बच्चा भी वयस्क होने पर हमें वृद्धाश्रम या फिर हमें अकेला छोड़ तो नहीं देगा। इन सबको रोका जा सकता है अभी भी, अगर आप अपने बच्चों में शुरुआती दौर से ये संस्कार डालें कि बुजुर्ग जो हैं हमारे ऊपर बोझ नहीं है, बुजुर्ग हमारी जीती जागती दुनिया की एक बुनियाद है, हमारे जीवन की एक बुनियाद है। अगर हमारे बुजुर्ग हमारे साथ है तो हम खड़े हैं। एक बार आप वृद्धाश्रम जाके देखिए और उन माता पिता से बात करिए जो अपने दर्द को इस तरीके से बयां करते हैं कि आपके आंखों से भी आंसू झलक पड़ेंगे। क्या हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनका जीवन यापन के लिए एक मार्ग पकड़ाया? तो ये हमने गलत किया। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा अलग होने वाला है और थोड़ा सा हटकर।
आज हम बात करेंगे जब भी चुनावी प्रचार होता है तो उसमें आम जनता को किन किन मुद्दों को देखकर वोट देना चाहिए। जब भी चुनाव होता है तो उसमें पार्टियां जो हैं आम जनता को काफ़ी चीज़ें फ्री मुहैया कराने की कोशिश करती हैं। तो आम जनता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये फ्री की लालच में ना पड़े। हमें उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो पार्टी ये कहे कि हम सरकारी सुविधाओं को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जब भी हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ काम कराना होता है तो आप खुद देख सकते हैं कि हमें कितना घुमाया जाता है, फिराया जाता है। अगर वहाँ कोई संपर्क निकल आता है तो काम बड़ी जल्दी से हो जाता है। तो इस पे भी हमें गौर करना चाहिए। जो इसी के साथ उस पार्टी को वोट दें जो ये वादा करे कि हम सरकारी स्कूलों को बढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूलों को घटाएंगे और सरकारी अस्पतालों को भी बढ़ाएंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को घटाएंगे और सरकारी सुविधाएं जितनी भी तरीके की है हम सबको अच्छी करने की कोशिश करेंगे, जैसे अदर कंट्रीज़ में दी जाती हैं सरकारी सुविधाएं। हमें गवर्नमेंट से कुछ भी चीज़ें फ्री मिलनी चाहिए कि हमें गवर्नमेंट ये चीज़ें फ्री में दे। हम एक आम जनता को सरकार से सिर्फ इतनी उम्मीद रहती है कि कोई भी सरकार बने तो वो आम जनता के हित में काम करे। न्यू बॉर्न बेबी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जब नवजात शिशु का जन्म होता है उस समय उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं जो समय के साथ मात्र 206 उसके शरीर में रह जाती हैं, जो अमूमन सभी लोगों में होता है। नवजात शिशु में 3 से 4 हफ्ते तक उसके रोने के समय उसके आंखों से आंसू नहीं निकलते क्योंकि आंसू नलिकाओं का पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हुआ होता। जब नवजात बच्चा 2 से 3 दिन के बाद अपनी फर्स्ट पोटी करता है तो उसको मैकोनियम के नाम से जाना जाता है और ये बदबू रहित होता है क्योंकि उस बच्चे के आंतों में बैक्टीरियाओं का उपस्थित ना होना। नवजात शिशु में उसकी पहली हंसी जो है 1 से 1.5 महीने बाद देखने को मिलती है और नवजात शिशु में उसका विजन जो होता है काफ़ी ब्लरी, धुंधला होता है और समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता रहता है और चीज़ें उसको साफ दिखने लगती है और एक वयस्क की तरह चीज़ों को देखने के लिए उस बच्चे को 6 से 7 महीने लग जाते हैं जो हर तरीके के कलर को पहचान सकता है। नवजात शिशु मात्र 20 से 30 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है अपने शुरुआती समय में। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो फ्रेंड्स, आपने कई प्रकार के टैक्स के नाम सुने होंगे जैसे रोड टैक्स, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, वाटर टैक्स इत्यादि। कुछ ऐसे टैक्स जो पूरी दुनिया में एकदम अजीबोगरीब तरीके से लगाए गए थे। साल 1718 में रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने आत्माओं पर टैक्स लगाया था। इसका मतलब है जो लोग या जो व्यक्ति आत्माओं को मानते हैं उनको टैक्स देना होता था। साल 1696 में इंग्लैंड के वेल्स के राजा विलियम्स थर्ड ने खिड़कियों पर टैक्स लगाया था, यानी कि जिन घरों में 10 से ज़्यादा खिड़कियां होती थी उनको विंडो टैक्स यानी खिड़की कर देना होता। 20वीं शताब्दी में केरल में एक राजा हुआ करते थे। इन्होंने निचली जाति के महिलाओं पर स्तन ढकने के ऊपर कर लगा रखा था। क्या सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन करने से इससे सरकार को फायदा है या फिर नुकसान, या फिर इससे आम जनता को फायदा होगा या फिर नुकसान? कोई भी गवर्नमेंट किसी कंपनी को तब प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला करती है जब उस कंपनी से गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू जनरेट ना हो रहा हो और साल दर साल वो कंपनी घाटे की तरफ बढ़ रही हो और गवर्नमेंट को अपनी जेब से उस कंपनी को पैसा लगाना पड़ रहा हो। भारत में प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है साल 1991 से शुरू हुआ जब भारत में मनमोहन जी की सरकार थी। उस समय भारत जो है काफ़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उस समय के सरकार ने ये फैसला किया कि हम उन सरकारी कंपनियों को बेचेंगे जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा हो। एक टाइम ऐसा था इंडिया में कि इंडिया के कुछ सरकारी कंपनियों को भारत के 9 रत्नों में उसको शामिल किया जाता था, जैसे गेल, BSNL, BPCL, HAL इत्यादि उस समय हुआ करती थी। भारत सरकार ने अभी तक कई ऐसी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, जैसे VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड को टाटा के हाथों बेच दिया है, इंडिया पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड को रिलायंस के हाथों उसने बेच दिया है, और भी इत्यादि कंपनी हैं। सरकारी कंपनियों के निजीकरण करने की वजह से आम जनता को एक पेंशन की समस्या हो सकती है। इनमें जनता को एक फ़ायदा जरूर होगा जो सरकारी कंपनियों में पहले काम में डिले हुआ करती थी, निजीकरण होने के बाद उस कामों में उनके डिले नहीं हुआ करेगा।